जब भी भारतीय घरों में शादी की बात होती है तो कुंडली मिलान का जिक्र जरूर होता है। लेकिन क्या ये सच है कि हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए गुण मिलान, कुंडली मिलान या मांगलिक दोष देखना ही काफी है? कुंडली मिलान कितना जरूरी है? 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, 24 गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, 18 गुण मिल रहे हैं, अरे 13 गुण मिल रहे हैं, शादी नहीं होती। मतलब एक व्यक्ति जो मांगलिक है उसकी शादी अगर नॉन मांगलिक से हो जाए तो जो नॉन मांगलिक है उसकी दोनों के ही चार्ट में शुक्र के साथ ना तो मंगल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। एक ऐसा ग्रह जो आपको पैसा, धन, संपत्ति, फेम, लग्जरी, जो भी आप कलयुग में जो भी आप कह रहे हो कि चाहिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं। जैसे कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो 9th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है तो जैसे ही शादी होगी, केवल गुण मिलाना इज नॉट इनफ। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो भारतीय घरों में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, दैट इज़ कुंडली मिलान। जब भी भारतीय घरों में शादी की बात होती है तो कुंडली मिलान का जिक्र जरूर होता है। लेकिन क्या ये सच है कि हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए गुण मिलान, कुंडली मिलान या मांगलिक दोष देखना ही काफ़ी है, या इसके आगे भी कुछ और है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी मिथ के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कुंडली मिलान या मांगलिक दोष देखने के पीछे और क्या क्या राज छुपे हुए हैं। आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अनुरंजनी गुप्ता। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं और मैम से ही जानते हैं कि कुंडली मिलान के पीछे और क्या क्या राज छुपे हुए हैं जो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं। हेलो मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ। तो मैम जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुंडली मिलान के ऊपर है, जो कि भारतीय घरों में वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि शादी के लिए जब भी कोई हम बात करते हैं हमारे इंडियन फैमिलीज़ में तो कुंडली मिलान का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। और उनको ये कहीं ना कहीं ये मिथ है कि अगर कुंडली मिलान किया है तो सारे गुण मिल गए तो शादी अच्छी जाएगी, अगर नहीं सारे गुण मिले तो शादी आई थिंक थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। तो आपको क्या लगता है कि कुंडली मिलान कितना ज़रूरी है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? जब मेरे पास कोई आता है ना, मतलब शादी के लिए कि शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 2 लोगों की कुंडलियाँ लेकर आते हैं, मैं गुण मिलान सबसे लास्ट में देखती हूँ, सबसे लास्ट में। और वो भी सिर्फ एक चीज़ देखती हूँ पर्टिकुलर, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, और वो भी किसी किसी केस में। क्योंकि जो हमारी जो गुण मिलान की पद्धति है या ये जो परंपरा थी, आज की डेट में सिर्फ ये रह गया है कि आप सॉफ्टवेयर में डालो लड़के की कुंडली, लड़की की कुंडली, उसके बाद फिर दैट्स इट। उसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं। वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, 24 गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, 18 गुण मिल रहे हैं, अरे 13 गुण मिल रहे हैं, शादी नहीं हो सकती। 18 से कम मिल रहे हैं, शादी नहीं हो सकती। ये सरासर ये सरासर अब एक अपभ्रंश बन चुका है। ऑल्दो ये जो पूरा का पूरा गुण मिलान है एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया गया था कि इस तरीके से गुण मिलाए जाएंगे और इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आ गई? उसके पीछे जो बेस था ना वो भूल गए हम, सिर्फ हमने आगे की बात याद रख ली। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में हमेशा बोलती हूँ कि हमने नंबर्स ध्यान रख लिए केवल, और उनके पीछे का जो बेस था, जो प्लैनेट्स थे, वो हम भूल गए। हाँ बिल्कुल। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी सिर्फ नंबर्स ध्यान रख लिए और उसके पीछे का जो बेस था वो हम भूल गए कि लड़का और लड़की किस गोत्र से आ रहे हैं, लड़का और लड़की के रहने के स्थान में, उनके जन्म स्थान में कितनी दूरी है, उनका पीछे का, मतलब वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम गुण मिलान किया करते थे। लेकिन आज की डेट में वो सारी चीज़ें कंसीडर नहीं की जाती हैं, कुछ भी नहीं कंसीडर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 36 में से नंबर देखे जाते हैं कि नंबर 18 से ज़्यादा आ गए नंबर तुम्हारे तो तुम पास, अदरवाइज तुम फेल। ये कंप्लीटली गलत है, क्योंकि मैं आपको एक नहीं हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ जहाँ पर गुण नहीं मिलते हैं लेकिन उसके बावजूद लोग एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे घर में ही खुद 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर 36 में से केवल 9 गुण मिल रहे हैं और अच्छा खासा 15-16 साल हो गए हैं शादी को और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं दोनों लोग। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपके 18 से कम गुण मिले तो आपका शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं बीतेगा, और अगर 18 से ज़्यादा मिले तो फिर आप निभा लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप इंसान की कुंडली देखें और उस कुंडली के अनुसार, जैसे कि एग्जाम्पल, अभी मैं पूरा का पूरा ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग गई तो 3 से 4 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको आइडिया देती हूँ। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर लड़के और लड़की के चार्ट में आप देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लड़के के चार्ट में शुक्र और राहु
साथ में है या लड़के के चार्ट में शुक्र और मंगल साथ में है। अब ऐसे केस में जो लड़के का जो फिजिकल डिज़ायर होता है टुवर्ड्स द मैरिज वो बहुत ज़्यादा होता है, और अच्छा। आपने लड़की ऐसी उसके लिए ऐसी चुन ली जहाँ पर योनि मैच नहीं कर रही है दोनों की। मैं लड़के की योनि गऊ है, लड़की की मूषक है, या योनि मैच नहीं कर रही है। जब हम कुंडली मिलान करते हैं ना तो उसमें एक पॉइंट होता है योनि का, ठीक है। तो योनि ऑल्दो ये पॉइंट सिर्फ 3 पॉइंट्स का होता है, ये ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इसमें अंक नहीं होते, लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर दोनों लोगों की योनि मैच नहीं करी और दोनों में से किसी एक के चार्ट में भी शुक्र के साथ मंगल की एनर्जी और राहु की एनर्जी मिक्स हो गई है, अब यहाँ पर उस व्यक्ति की फिजिकल डिमांड बहुत ज़्यादा है जो सामने वाला मैच नहीं कर पाएगा अगर योनि मैच नहीं करेगी। तो ये यहाँ पर ये शादी में क्या लेकर आएगा? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन यहीं पर योनि इररिलेवेंट हो जाती है अगर शुक्र के साथ ऐसे कोई प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दोनों के ही चार्ट में शुक्र के साथ ना तो मंगल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ना ही राहु का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर योनि मिलान इररिलेवेंट हो गया, नहीं देखना होगा। इसी तरीके से बहुत और बाकी सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ों के लिए आपको पीछे के चार्ट में आपके वो जो चार्ट है वो क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग साथ वाला जो चार्ट है उस ये सारी चीज़ें देखने के बाद, छोटी छोटी सी ये जो चीज़ें हैं, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम कहते हैं कि अच्छा ये वाले गुण मिलने चाहिए और बाकी के गुण ना भी मिलें तो चलेगा। और दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि कंपैटिबिलिटी कभी भी 36 में से 36 गुण जिनके मिल जाते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी कभी अच्छी नहीं होती, और ये सच बात है। मैम जब कुंडली मिलान कर ही इसी पर्पज के लिए रहे फिर भी नहीं हो रहा तो 36 के 36 गुण मिल जाते हैं तो कभी भी इस वजह से आप समझिए सारी चीज़ें होने के बावजूद, कहते हैं ना आपको हर चीज़ मिल जाए तो उस इच्छा किसकी रहेगी फिर? एग्जैक्टली उससे बड़ा डिससेटिस्फेक्शन और कहीं से नहीं आता। 36 के 36 गुण मिल जाना इज आप समझो, हमने अगर चार्ट नहीं देखा, दोनों लोगों का चार्ट नहीं देखा, चार्ट को का एनालिसिस नहीं किया। अब मान लीजिए लड़के के चार्ट में सूर्य बहुत प्रबल है, सूर्य पहले घर में बैठा है, लड़की के चार्ट में भी सूर्य बहुत प्रबल है, पहले घर में बैठा हुआ है। अब और ऐसे में उनके हमने देखे 36 के 36 गुण भी मिल रहे हैं। इसका मतलब ना तो वो कहीं पर हार मानने को तैयार है लड़का, और ना ही लड़की कहीं हार मानने को तैयार है। ना तो लड़का कह रहा है कि चल ठीक है आई विल कॉम्प्रोमाइज, और लड़की कह रही है मैं भी क्यों करूं, किस वजह से करूं, मैं भी नहीं करूंगी। तो जब हम शादी के बारे में बात करते हैं ना तो इट्स ऑल अबाउट, देखो कुछ भी हम कितना भी आगे चले जाएं, कुछ भी कर लें, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई दोस्ती हो, चाहे वो कोई शादी हो, चाहे इनफैक्ट हम अपने घर में भी अगर हम देखें कोई भी रिलेशनशिप हो, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट, समटाइम्स इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज, कि हम थोड़ा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब आज की डेट में बहुत चल रहा है कि नहीं लड़कियां हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ करें, मैं ये कह रही हूँ कि लड़का या लड़की दोनों में से कभी किसी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कभी किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। ऑब्वियसली ये हम कुछ भी कह के ना इसको निगेट नहीं कर सकते इस फैक्ट को। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो आप मुझे एक बात बताओ, आप माँ ये बोले कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी जी, ना तो अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, ना अपने खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, ना मैं अपने रूटीन में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़। सिंपल सी बात है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जीवन शुरू होता है, कोई नया जीवन आप किसी जीव को धरती पर लाते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हाँ, करते हो वो ना, बाय डिफॉल्ट मिलता है। बाय डिफॉल्ट वो होता है। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से जब आप एक नए जीवन में जाते हो, शादी करते हो, तो दोनों ही लोगों को, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों ही लोगों को किसी ना किसी पार्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, किसी ना किसी पार्ट पे अपनी ईगो को डाउन करके सामने वाले को समझना पड़ता है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर यहाँ पर दोनों के ही चार्ट में हमने देखा, दोनों के ही चार्ट में सूर्य बहुत प्रबल है, दोनों के ही चार्ट में मान लीजिए सूर्य एग्जॉल्टेड है, और दोनों के ही चार्ट में सूर्य बली कंडीशन में बैठा हुआ है, जुपिटर बली कंडीशन में बैठा हुआ है, जुपिटर सूर्य पहले घर में बैठे हुए हैं, अभी बहुत बली कंडीशन बन जाती है। तो उस केस में ऐसा दोनों व्यक्ति जब टस से मस होने को तैयार नहीं है, शादी कैसे टिक जाएगी? आप 36 के 36 गुण मिला लो, 36 में से 37 गुण मिला लो, तो भी नहीं टिकेगी शादी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गुण मिलान से पहले ये देखा जाए कि चार्ट क्या प्रॉमिस कर रहा है। अगर एक व्यक्ति का चार्ट
मैं देख रही हूँ कि सूर्य प्रबल है, तो मुझे दूसरे व्यक्ति के चार्ट में देखना पड़ेगा ना कि सूर्य उतना प्रबल ना हो, हाँ। तभी तो जाकर चीज बैठेगी साथ में, तभी तो लाइफ चलेगी। अगर ऐसे हम सिर्फ गुण मिलान देख लें और कुंडलियां ना देखें, कैसे चल जाएगी लाइफ आगे? अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि शुक्र और मंगल किसी के चार्ट में बहुत एक ही घर में बैठा हो और दोनों बहुत क्लोज कंजंक्शन में बैठे हों, डिग्री वाइज भी बहुत क्लोज हो, ऐसे व्यक्ति को फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए उसकी योनि की लड़की चाहिए, उसकी योनि का लड़का चाहिए। अदरवाइज वो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, वो जाएगा ही जाएगा। वो वीनस मार्स की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको बाहर लेकर जाएगी ही जाएगी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो तो। सिंपल। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और है, ये मैरिज कंपैटिबिलिटी जब हम कुंडली से देखते हैं तो हम बहुत डिटेल में देखते हैं, लेकिन अगर जैसे हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इतना डिटेल में चार्ट नहीं एनालिसिस करना आता, तो सिंपली ऑन लाइक वेरी प्राइमरी फेज पर आप न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी देख सकते हो। न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी मतलब आप सिंपली, मैंने इनफैक्ट पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी देख सकते हो कि व्यक्ति आपके साथ मेंटली अलाइन होगा या नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले तो मेंटली अलाइनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर मेंटली अलाइन हो रहा है तो एक बार को 4 चीज़ें हम ऐसे फॉरगो कर भी देते हैं, लेकिन अगर मेंटली ही अलाइन नहीं हो रहा तो नहीं हो पाता। तो ये अभी मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ऑल्दो मैं बहुत बार इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत बार मैं इसके ऊपर बहुत लंबी लंबी वीडियोस बना चुकी हूँ। और मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर बिल्कुल देंगे बिल्कुल हम। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल दीजिएगा उसका, जिससे कि लोग समझ सकें कि आप कैसे किस तरीके से न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी चेक करने के बाद फिर ये देखें आगे चल के। और उसमें स्पेसिफिकली मैंने ये भी बताया कि आपके लिए वो व्यक्ति जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वो भाग्यशाली रहेगा या नहीं रहेगा। सो मैम, ये तो मुझे समझ आ गया कि कुंडली मिलान का इंपॉर्टेंस क्या है और क्या कॉन्सेप्ट रहता है शादी के टाइम पे। बट मैम, जब शादी करते हैं तो एक और जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है, दैट इज़ मांगलिक दोष। कि अगर कोई इंसान मांगलिक है तो जो उसका सामने वाला पर्सन होगा उसकी जान पर भी बना सकती है, कोई मिस हैपनिंग उसके साथ हो सकती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान मांगलिक है तो उसके जो पर्सन होगा सामने वाला वो भी मांगलिक होना चाहिए, या नॉन मांगलिक से भी हो सकती है शादी? देखो, ये जो एक मांगलिक का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इतना गलत पढ़ा गया है, इतना गलत इंटरप्रिटेशन हुई है इसकी, जिसकी कोई हद नहीं है। लिटरली में उसकी कोई हद नहीं है। इसकी इतनी गलत इंटरप्रिटेशन जो हमारे सामने रखी गई है वो ये है, क्या कहते हैं कि मांगलिक की शादी, जो शास्त्र कहता था, ये शास्त्र कहता है कि मांगलिक की शादी अगर नॉन मांगलिक से हो जाए, मतलब एक व्यक्ति जो मांगलिक है उसकी शादी अगर नॉन मांगलिक से हो जाए तो जो नॉन मांगलिक है उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वो कौन, किस कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है, आगे की जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन पढ़ेगा, वो कौन बताएगा कि वो मृत्यु का मतलब क्या है, इसमें इस मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर मृत्यु का मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मैं इसमें, क्योंकि बिना डेप्थ में जाए ना मुझसे बोला नहीं जाएगा, तो मैं बोलूँगी, डेप्थ में जाऊँगी। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करो, मंगल क्या है, मंगल का मतलब क्या है और मांगलिक का मतलब क्या है। मंगल का मतलब, मंगल ना कंट्रोल करता है। मंगल कहता है कि अगर कहीं पर मैं हूँ ना तो मैं कंट्रोल करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, मंगल ना आर्मी कमांडर है, लीडर है, आर्मी लीडर, ऐसा नॉर्मल वाला लीडर नहीं, आर्मी कमांडर। तो आर्मी कमांडर, आपने कभी आर्मी की मूवीज देखी हैं, वहां पर वो क्या कहते हैं, ऑर्डर इज एन ऑर्डर, यू कांट डिसओबे दिस। जो एक बार कमांडर ने बोला वो होगा, चाहे अगर कमांडर ने आपको क्लिफ से कूदने के लिए बोला तो कूदना है, आपको क्वेश्चन नहीं करने, बिकॉज ही विल रूल, ही विल गिव कमांड्स, ही विल मैनेज, उसका पूरा का पूरा आधिपत्य रहेगा, आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो मांगलिक बेसिकली मंगल की एनर्जी वो है। लेकिन आप सिंपल सी एक चीज समझो, एक व्यक्ति जो आर्मी कमांडर है और दूसरा आर्मी कमांडर जब उसके साथ आता है उसी रेजिमेंट का, दो आर्मी कमांडर आपस में एक साथ आराम से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, क्योंकि उसको पता है ये भी आर्मी कमांडर है, मैं भी आर्मी कमांडर हूँ। ठीक है, लेकिन वही दो आर्मी कमांडर्स जब अपनी बाकी अपनी जो सेना है, जो नीचे के लोग हैं जो आर्मी कमांडर नहीं है, उनको उनके ऊपर ऐसे एकदम
बॉस बनकर रहते हैं और चढ़कर रहते हैं कि अभी हमको जो हम कमांड दे रहे हैं उसी को मानना पड़ेगा एंड ऑल सब करना पड़ेगा। ये समझ में आया आर्मी कमांडर का आपको कॉन्सेप्ट। अब मांगलिक किसे कहा गया? मांगलिक उसे कहा गया जिसके लगन में मंगल है, मतलब 7वें घर को देखता है। 12वें घर में मंगल है, इसका मतलब 12वें घर से भी जो मंगल की 8वीं दृष्टि आती है वो 7वें घर पर आती है। या जिसके चौथे घर में मंगल है, चौथे घर में से मंगल की चौथी दृष्टि 7वें घर पर आती है, या फिर 7वें घर में ही मंगल है, मंगल खुद वहीं बैठा है। तो इन इन कंडीशंस में व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। मतलब व्यक्ति के 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में या 7वें घर में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हो। मांगलिक का मतलब ये है कि मंगल ग्रह आपके 7वें घर को कंट्रोल कर रहा है। मंगल ग्रह कह रहा है कि ये जो 7वां घर है ना, 7वां घर मतलब आपका मैरिज का घर, इसको मैं कंट्रोल करूंगा। मतलब मेरे उस अंडर में है। एग्जैक्टली उस व्यक्ति का कहना ये है कि ये जो रिलेशनशिप है ना ये कैसे चलेगा ना ये मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं आर्मी कमांडर हूं। और अगर एक आर्मी कमांडर को दूसरा बंदा वैसा मिल जाए जो खुद भी वो कहता हो कि नहीं मैं भी कंट्रोल करूंगा, मैं मेरे पास भी वो अथॉरिटी है, तो एक आर्मी कमांडर दूसरे आर्मी कमांडर से जब बात करता है ना तो वो कोऑर्डिनेट कर जाते हैं आपस में। लेकिन एक नॉन आर्मी कमांडर मतलब नॉन मांगलिक पर्सन जब एक मांगलिक के साथ शादी कर लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसलिए लिखा गया कि फिर उसके कोई से नहीं बचता। अच्छा। उसका कोई से नहीं बचता, उसको वही करना पड़ता है जो मांगलिक बोल रहा है। और समहाउ अब देखोगे, अगर बहुत सारे केसेस में ऐसा देखोगे कि जब एक मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो जाती है तो मांगलिक हमेशा रिश्ते को कंट्रोल कर रहा होता है और नॉन मांगलिक समहाउ उसका ना से नहीं बच पाता रिश्ते में। इस वजह से मना किया गया कि उस लेवल की एनर्जी नहीं है नॉन मांगलिक के पास कि वो मांगलिक के सामने स्टैंड कर सके। अच्छा। तो कंपैटिबिलिटी मैच कराने के लिए कहा गया कि मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से मत कराओ, नहीं तो नॉन मांगलिक बेचारा मर जाएगा। समझो, वो इस सार्काज्म में लिखा गया और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई पूरी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या पकड़ लिया? जो ज्यादा मार्केटेबल था, हाँ, जो हेडलाइन थी ना वही ज्यादा वही पिक कर ली। एंटरटेनिंग था, एग्जैक्टली तो वो पकड़ लिया और उसी को फैला दिया पूरी तरीके से। मांगलिक व्यक्ति बहुत अगर आप इन जनरल अगर मुझसे मांगलिक के बारे में पूछते तो मैं बताती कि मांगलिक लोग बहुत सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट। इन लोगों के पास ज़्यादा दिमाग होता है, ज़्यादा एनर्जी होती है और अनडाउटेडली ये लोग ऐसे बैक स्टेज पर रहने वाले लोग नहीं हैं, ये फ्रंट पर आकर काम करने वाले लोग हैं। तो सिंपल सी बात है, इनको अगर ऐसा व्यक्ति मिले जो इनकी कदम से कदम मिलाकर चल पाए तो अच्छा रहता है। इसीलिए कहते हैं मांगलिक की शादी मांगलिक से हो तो बढ़िया रहता है। ऑल्दो यहाँ पर एक बात आ सकती है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम एक मांगलिक है दूसरा भी मांगलिक हो गया तो ये तो दोनों लड़ दोनों की मरेंगे चलेगी आपस में। फिर। मैंने अभी इसीलिए सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया था आर्मी कमांडर्स का कि दो आर्मी कमांडर्स आपस में लड़ते नहीं, अगर सेम रेजिमेंट के हो तो दो आर्मी कमांडर्स आपस में लड़ते नहीं हैं अगर सेम उसके हो, सेम जॉनर के हो। कोऑर्डिनेट अच्छे से करते हैं। एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट अच्छे से करते हैं। तो हर चीज़ वो नहीं है। यहाँ पर हम सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मंगल के बारे में बात कर रहे हैं। दो राजा एक साथ नहीं हो सकते लेकिन दो आर्मी कमांडर एक साथ रह सकते हैं जिनका गोल एक हो। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूले से समझाऊं। मान लीजिए मेरी आवाज़ तेज़ है और मैं तेज़ आवाज़ में बोलती हूँ, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा हार्श है और आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत डेलिकेट और आपको तेज़ आवाज़ से डर लगता है। अब ऐसे दो लोगों कंपैटिबल हो पाएंगे क्या? कभी नहीं हो पाएंगे। अब मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ, मेरी आवाज़ तेज़ है, मैं थोड़े रूड हूँ, ठीक है, और वहीं पर आपकी भी आवाज़ तेज़ है, आप भी थोड़ा रूड बोलते हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे कि ठीक है यार इट्स ओके, आवाज़ नेचर तेज़ है है तो इसका। नेचर है इसका तो। लेकिन आप समझ रहे हो, एक हरियाणा का बंदा जिसकी ठेठ बोली है एकदम, और एक बिल्कुल आप लखनऊ का बिल्कुल तमीज़ वाला तहजीब वाला बंदा ले आए, एक कंप्लीटली पंजाबी, ठीक है, और एक बिल्कुल ही सोफिस्टिकेटेड पंजाबी जिसकी बात ही गाली दिए बिना नहीं ख़त्म हो रही है, और एक लखनऊ का जो एक हम कहते हैं बड़ी तमीज़ वाले लोग हैं ये, और बिल्कुल अगर गाली भी देंगे आपको या कुछ आपको खराबी भी देंगे तो बिल्कुल प्यार से देंगे। तो आप समझ रहे हो दैट दिस इज कॉल्ड कल्चरल शॉक। तो जिसको आप हम नॉर्मल भाषा में कल्चरल शॉक समझते हैं ना, उसी तरीके से हम जब कुंडली मिलान करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो जाना कल्चरल शॉक है एक तरीके से। वो समझ ही नहीं पाएगा उसके कल्चर को। तो इट्स नॉट अबाउट दैट कि मांगलिक की शादी मांगलिक से हो गई, वो मांगलिक की शादी मांगलिक से हो गई, दोनों एक दूसरे की एनर्जी को समझ पाएंगे, कंपैटिबल रहेंगे, दैट्स इट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो जाए तो
किसी को कुछ हो जाएगा, मिस हैपनिंग हो जाएगी, ये कम्प्लीटली अभ्रंश है। क्योंकि मेरे घर में इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि अपने घर की इसलिए बात कर रही हूँ। एक बार को आप फिर सामने वाले व्यक्ति को जिसको आप कंसल्ट करते हो, आप उससे कभी कभी बात करते हो या कभी कभी मिलते हो, लेकिन जो अपने घर में है उसकी तो आपको इंटरनल बातें भी पता होती हैं। मेरी बहन मांगलिक है और उसकी जिससे शादी हुई है वो नॉन मांगलिक है, ठीक है। मेरा भाई मांगलिक है और उसकी जिससे शादी हुई है वो नॉन मांगलिक है, मतलब मेरी भाभी नॉन मांगलिक है, एंड दे आर लिविंग हैप्पीली, कोई मिस हैपनिंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से सुख से जीवन जी रहे हैं, बच्चे हुए हैं, सारी चीज़ें सुख से जीवन जी रहे हैं। बस एक चीज़ है जो इन जो भी कपल्स की मैं बात कर रही हूँ ना, इसमें से जो मांगलिक है ना, एनी हाउ वो डोमिनेट करता है, एनी हाउ वो रिलेशनशिप में दैट पर्सन लाइक वो ड्राइव कर रहा है रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ड्राइव कर रहा है इधर, उसके हिसाब से होता है एग्जैक्टली। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि जब हम मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से करवा रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ इतना देखते हैं कि ये जो नॉन मांगलिक पर्सन है, क्या इसके अंदर वो क्षमता है कि ये झेल जाए उसकी फोर्स को। अगर इतनी क्षमता होती है तो हम करवा देते हैं शादी। कभी मैं ये नहीं कहती कि ये व्यक्ति मांगलिक है तो इसकी शादी नॉन मांगलिक से मत कराओ, मैं कुंडली मैच कर लेती हूँ। तो दिस इज द लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अभी आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, वो 36 गुण वाला। हाँ, मैंने अभी हाल फिलहाल का ही केस है इसलिए बता रही हूँ। 36 के 36 गुण मिलते थे। एक व्यक्ति था जो काफ़ी टाइम से मेरा स्टूडेंट भी था, 36 के 36 गुण मिलते थे, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली जो कंपैटिबिलिटी थी ना वो नहीं थी, न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं थी। एंड वो डिवोर्स हुआ और अभी दोबारा फिर शादी हुई है। अभी न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी भी है और जो सारी चीज़ें बाकी की चीज़ें मिलाई गई वो भी ठीक है। अभी विद गॉड ग्रेस सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जबकि अब की बार जो शादी हुई है, जो पिछली शादी थी उसमें 36 के 36 गुण मिलते थे, और अब की बार जो शादी हुई है वहाँ पर 36 में से शायद 12 या 10 गुण मिलते हैं। अच्छा। और अभी शादी बढ़िया चल रही है, अभी बच्चा भी हुआ है उनको। तो मतलब मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल देके ये बताना चाह रही हूँ कि गुण मिलाना, केवल गुण मिलाना इज नॉट इनफ और इज़ नॉट एट ऑल। ये एक सिंगल फैक्टर से या सिर्फ मांगलिक है या नहीं है, सिर्फ इस एक चीज़ से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि क्या ये शादी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी। इसके लिए और चीज़ें हैं जो कि हम भूल चुके हैं, जिनको हम देख ही नहीं रहे हैं। हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं जो सबसे आसान होती है, जैसे नंबर्स को पकड़ लिया, प्लैनेट्स को छोड़ दिया, जबकि प्लैनेट्स के बिना नंबर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट नहीं, जैसे कि हमारी बॉडी बिना सोल के है वैसे ही है, वैसे ही Nothing प्लैनेट्स मतलब। के बिना, हाँ वैसे ही प्लैनेट्स के बिना नंबर्स हैं। बट क्योंकि नंबर्स हमें इजी लग रहे थे हमने उनको पकड़ा, प्लैनेट्स को जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ ना, न्यूमरोलॉजी इनकम्प्लीट है प्लैनेट्स के बिना। उसी तरीके से गुण मिलान, जब तक आप कुंडली नहीं देख रहे हो दोनों लोगों की, तब तक गुण मिलान, केवल गुण मिलान कर देने से सिर्फ ब्लंडर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वही हो रहा था मैम आज तक, क्योंकि ना मांगलिक दोष है वो मार्केट में एज अ मिथ बहुत ज़्यादा फैल गया था। लोग उसके चक्कर में क्या करते थे कि किसी पेड़ से शादी करवा दी, मटके से, ये भी बहुत ज़्यादा चलता था। तो मैम जैसे ये मिथ तो मेरा क्लियर हुआ, लेकिन एक और जो अभी शादी की बात कर रहे हैं, तो हम वीनस का बहुत ज़्यादा रोल आता है शादी में, कि अगर किसी का वीनस अच्छा है तो उसकी जो वाइफ या हस्बैंड होगा वो बहुत ज़्यादा सुंदर या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जो भी मार्केट में इसके लिए भी बहुत सारी बातें। तो अगर किसी का वीनस एग्जॉल्टेड है उसकी कुंडली में, तो उसके क्या फीचर्स होते हैं और वो क्या रोल प्ले करता है फिर? देखो, वीनस एग्जॉल्टेड हो जाने का मतलब है शुक्र एग्जॉल्टेड हो गया। अब शुक्र एग्जॉल्टेड हो गया, शुक्र जैसा प्लैनेट, शुक्र जो भोग का प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है, जो जिसको हम इस तरह का प्लैनेट मानते हैं जो हमें पैसा देने के लिए, जो बेसिकली एक कला, संगीत, नृत्य, जितनी भी ऐशो आराम, शोहरत, हमारे जो रिलेशनशिप है उनका जो आनंद है, वो सब शुक्र से देखते हैं। हम सब कुछ शुक्र से देखते हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि वो एग्जॉल्टेड कहाँ होता है जाकर? हाँ, वो पाइसेस राशि में एग्जॉल्टेड हो रहा है। एग्जॉल्टेड होने का मतलब उच्च का हो जाना। उच्च के हो जाने का मतलब पता है क्या होता है? वहाँ जाकर वो बहुत कंफर्टेबल है। शुक्र का ग्रह वहाँ जाकर बहुत कंफर्टेबल स्थिति में आ गया है कि शुक्र एग्जॉल्टेड, शुक्र एग्जॉल्टेड, शुक्र एग्जॉल्टेड।
एक ऐसा ग्रह जो आपको पैसा, भोग, धन, संपत्ति, फेम, लग्जरी, जो भी आप कलयुग में जो भी आप कह रहे हो कि चाहिए 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 चाहिए, वो प्लैनेट जो वो सब देता है, लेकिन वो एग्जॉल्टेड कहाँ जाकर हो जाता है? पाइसेस में। एग्जॉल्टेड मतलब उच्च का हो जाना। उच्च का हो जाने का मतलब है नाउ आई एम एट पीस, नाउ आई फील कंप्लीट। मैं आपको बोलूं, आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ जहां पर आपके पास हजारों करोड़ रुपए मान लेते हैं, ठीक है, आपको जीवन में जो चाहिए वो सब मिल गया। आपको जीवन में आपने जिस जिस चीज की कल्पना की, जिस जिस चीज की इच्छा की, वो सब हो गया, सब हो गया। आप दुनिया के टॉप पर खड़े हो। अब मैं आपसे पूछती हूँ, और मुझे रियल फीलिंग बताना, उस टाइम आपको और पैसे कमाने की इच्छा आएगी? बिल्कुल आएगी मैम। आप दुनिया के टॉप पर हो, इसके आगे कुछ है नहीं, उसके आगे कुछ नहीं है। पाइसेस राशि है ये, दुनिया के टॉप पर हो, अभी आप लास्ट में पहुंच चुके हो। आपने जो रेस जीतनी थी, 100 मीटर की रेस जीतनी थी, उसको आपने कंप्लीट कर लिया। अभी और भागने को मन करेगा? नहीं, 100 मीटर अगर की आगे रेस ही कुछ आप है ही जीत नहीं। चुके हो, अभी और भागने का मन करेगा? नहीं, फिर तो आई थिंक रुक ही जाएगा फिर मन। रुक जाएगा ना इंसान, कहेगा अनॉन पीस, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। एक प्लैनेट, शुक्र प्लैनेट, जिसका ये सारा डोमेन था, जब वो पीस, वो उसको पीस कहाँ मिल रहा है? पाइसेस की राशि में, जहाँ कंप्लीट शांति है, एकांत है, आइसोलेशन है। उसको समझ में आ चुका है, जब कोई इंसान बहुत पैसा कमा लेता है ना, जब सेकंड हाउस से, जब हम कहते हैं बहुत धन अर्जित हो गया, तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं? फिर चैरिटी करते हैं, 12वें घर से चैरिटी करते हैं। 12वीं, बेसिकली शुक्र 12वें घर में जाकर एग्जॉल्टेड होता है, 12वीं राशि में जाकर एग्जॉल्टेड होता है, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर एकांत है, जहाँ पर बेसिकली चैरिटी है। तो शुक्र, पाइसेस का एग्जॉल्टेड शुक्र आज की डेट में, सिंपल सी बात है, कलयुग में एग्जॉल्टेड शुक्र मिलना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको एग्जॉल्टेड शुक्र, अगर आपके चार्ट में एग्जॉल्टेड शुक्र है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना डिज़ायर कम हो जाती है बहुत पैसा कमाने की, बहुत अच्छा मतलब रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से अच्छा करके दिखाने की। एग्जॉल्टेड शुक्र वाले लोग का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ऑब्वियस सी बात है। वो एक, जब आप एक क्लास पर पहुंच गए, एक टॉप पर पहुंच गए, तो इन लोगों का आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा देखने को, कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, इनका उठने बैठने का तरीका, इनके बोलने का तरीका, इनके बात करने का तरीका, इनका ड्रेस होने का तरीका, हर चीज़ में एक क्लास दिखाई देगी आपको, एक 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 सुंदरता दिखाई देगी। लेकिन अचीव करने की वो जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर देता है ना शुक्र, वो ख़त्म हो गई है, वो नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे अनटिल अनलेस चार्ट में सैटर्न बली हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हुए दिखाई देंगे अगर आपको शुक्र एग्जॉल्टेड है। इनको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाएगा, लेकिन उसकी कदर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर, आप समझ रहे हो, वो चीज़ अपने चरम पर जाकर बैठी हुई है। नाउ इट डजंट वांट एनीथिंग। अच्छा। कोई भी एग्जॉल्टेड प्लैनेट आपको कभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता नहीं देता। और एग्जॉल्टेड, अभी हम यहाँ पर शादी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो एग्जॉल्टेड शुक्र का मतलब है आपको पार्टनर, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपको उसकी कदर नहीं होगी। कहते ना और यही चीज़ होती है कि आपको जब कोई चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है ना, आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, फॉर ये तो ग्रांटेड नॉर्मल ले है, लेते ये हैं। तो ग्रांटेड है, इतना तो होता ही है। और ये आप देखोगे, जितने जितने शुक्र एग्जॉल्टेड वाले होंगे ना, आप उनके लाइफ पार्टनर को उठाकर देखना, उनके लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और जनरली ये लोग अपने लाइफ पार्टनर की इज्जत नहीं करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को उतनी तरजीह नहीं देते जितनी देनी चाहिए, जिसकी वजह से शुक्र की चीज़ों में कमी आने स्टार्ट हो जाती है। स्पेसिफिकली लड़कों के केस में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम कुंडली से ये कैसे देख सकते हैं कि हमारा जो पार्टनर होगा वो कैसा होगा? क्योंकि बहुत से केसों में ऐसे होता है कि शादी के बाद किसी इंसान का तो बहुत, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ मिलती है उसको, और किन्हीं किन्हीं के केसेस में ऐसा देखते हैं कि शादी के बाद उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है एकदम से ही। तो मतलब ये चीज़ कैसे पता चलती है कुंडली से कि पार्टनर कैसा मिलेगा और उसकी लाइफ, उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, कि कई बार आप देखते हो कि
शादी होते ही व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, बहुत उसको तरक्की पे तरक्की मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं, जैसे कि सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो जैसे ही शादी होगी, वो जैसे ही आपका एक लीगल वे में आपकी शादी होगी। लीगल वे में शादी होने का मतलब है, अगर आप हिंदू हैं तो फेरे डल गए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपने चर्च में जाके कर ली, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपने निकाह पढ़वा लिया। सिंपल सी बात है। वो जो नाइन्थ हाउस का जो लीगल फॉर्मेट है ना, जैसे ही सेवन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का मिलन होगा, अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड किसी के भी चार्ट में सेवन्थ हाउस का लॉर्ड और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कनेक्शन बना रहा है, तो अनडाउटेड सी बात है, भाग्य साथ देना स्टार्ट कर देता है शादी के बाद। लेकिन किसी के चार्ट में अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड कनेक्शन बना रहा हो, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम आती है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा हो, तो ऐसे केसेस में भी प्रॉब्लम आती है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस के साथ कनेक्शन बनाए तो भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा है, नाइन्थ हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो फिर मैं कहूँगी कि एक डीप एनालिसिस हो गया। हाँ, बेसिक सा जो मतलब हाँ, कॉमन आदमी भी पढ़ अब सके, देख सके। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, उसका खुद की कुंडली, उसकी खुद की कुंडली में सेवेंथ और एट्थ का कनेक्शन बना हुआ है। एट्थ परेशानी, प्रॉब्लम, अचानक आने वाली दिक्कतें। लेकिन एट्थ छुपा हुआ पैसा भी है, एट्थ धन भी है, अकस्मात मिल जाने वाला धन। एट्थ डाउरी भी है, एट्थ बिना कमाया हुआ धन भी है। तो उसकी कुंडली में सेवेंथ और एट्थ का कंजंक्शन है। सिंपल सी बात है। अब यहां पर दो प्रोडिक्शंस निकल कर आ सकती हैं कि ये व्यक्ति मिस्टर एक्स जो है, इसका सेवन्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड कनेक्टेड होकर बैठा हुआ है। तो अब सेवन्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड कनेक्टेड होकर बैठा हुआ है, तो एक प्रोडिक्शन ये कह सकते हैं हम कि ये व्यक्ति ना शादी होने के बाद इसको अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या अचानक इसको कोई नुकसान हो जाएगा, या कोई बहुत बड़ी विपदा में घिर जाएगा शादी होने के बाद। लेकिन दूसरा प्रिडिक्शन ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति शादी होने के बाद इसको अकस्मात धन मिलेगा। ये व्यक्ति शादी होने के बाद एकदम से इसको बिना कमाया हुआ कोई बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है, कुछ भी। लेकिन ये कैसे देखेंगे सामने वाला व्यक्ति? अब ये जो मिस्टर एक्स है, इसकी शादी किससे हो रही है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरी तरीके से कि इसकी शादी किससे हो रही है। मान लो इसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो रही है जिसके चार्ट में मंगल और वीनस, क्योंकि मंगल हम पति को कहते हैं, वीनस हम धन संपत्ति को कहते हैं। अब इस लड़की के चार्ट में मंगल और वीनस का कॉम्बिनेशन है। मंगल की डिग्री कम है, मतलब मान लो मंगल की डिग्री 15 डिग्री है और वीनस की डिग्री 17 डिग्री है, और सेम घर में बैठे हैं। मंगल और वीनस सेम घर में बैठे हैं, तो इसका मतलब है इस लड़की के चार्ट में कंफर्म है कि इसका पति को बहुत अच्छा पैसा, धन संपत्ति मिलनी है। ये कंफर्म है इस लड़की के चार्ट में। तो अब जब ये लड़की इस मिस्टर एक्स से शादी करेगी, अब इसके चार्ट में तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं था ना, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड एट से कनेक्टेड था, तो काइंड ऑफ वो था। लेकिन जब ये लड़की से शादी करेगी, तो अब इसको क्या होगा? इसको अकस्मात धन मिल जाएगा। ये मैं आपको एग्जैक्ट एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। वो बंदा काफ़ी टाइम से ना वो ढूंढ रहा था, उसने स्टार्टअप किया था, और जो स्टार्टअप में वो क्या कहते हैं उसको, जो स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए वो फंड फंडिंग, उठाते हैं, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर ढूंढ रहा था। हम्म। एग्जैक्टली, इन्वेस्टर ढूंढ रहा था। तो कैपिटल वेंचलिस्ट कहते हैं उनको, तो वो ढूंढ रहा था, उसको मिल नहीं रहे थे। फिर बीच में माँ बाप ने क्या किया, शादी कर दी। अब इसका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड ना एट से कनेक्टेड था। अब आपको ये जो कैपिटल वेंचलिस्ट मिलते हैं, जो आपको इन्वेस्टर्स मिलते हैं, जो आपको आपका काम करने के लिए पैसा देते हैं, वो एट्थ हाउस से मिलते हैं। और ये जो लड़की थी ना, इसका मार्स और वीनस साथ साथ था। शादी हुई है, सोचो ये कितने 2 साल से लगातार काम कर रहा था कि मुझे कोई बंदा मिल जाए जो मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं मिल रहा था। 2 साल से लगातार दिन रात काम कर रहा था, हारने की कगार पे था। अच्छा। इसने कहा छोड़ो यार, क्या वो तो मिल नहीं रहे, आपने शादी करनी है, शादी कर शादी लेते कर हैं। दो। शादी करने के 1 महीना भी नहीं हुआ था इनको, 1 महीना भी नहीं हुआ था। इसको बहुत अच्छा, अपने स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टर मिल गया, एंड ही इज रियली हैप्पी कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया हो गया एंड ऑल। बट समझ रहे हो ये कैसे हुआ? क्योंकि इसका तो सेवन्थ और एट्थ कनेक्टेड था। जैसे ही सेवन्थ हाउस को इसने एक्टिवेट किया शादी करके, एट्थ हाउस तो एक्टिव होना ही होना था। ये काम ही उस तरीके से कर रहा था, इसको चाह ही रहा था, तो एकदम से बहुत बड़ा धन इसको आकर मिल गया।
बट अगर वहीं पर शादी किसी ऐसी लड़की से हो जाती जहाँ पर कहीं ना कहीं मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता, तो फिर होता तो तब भी, बट वो बहुत लंबे समय बाद होता। हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, हम जब भी हम ये बात करते हैं ना कि हमारे चार्ट में ये व्यक्ति अच्छा है कि नहीं है, पहले हम अपना देखें कि हमारा हमारा चार्ट क्या कहता है, फिर उसके बाद सामने वाले व्यक्ति का देखें। कंपैटिबिलिटी कभी भी मैं अपने आप को देखकर नहीं वो कर सकती हूँ। हो सकता है कि मेरा चार्ट एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कंपैटिबल हो, दूसरे वाले व्यक्ति के साथ कंपैटिबल ना हो। तो हमें दोनों का चार्ट देखना होता है कि इसके चार्ट में जो कमियां हैं क्या वो ये चार्ट पूरा कर रहा है, और मेरे चार्ट में जो अच्छी बातें हैं तो अगर वहां पर वो कमी भी हुई तो चलेगा, क्योंकि दो आधे आधे मिलकर एक पूरा बना लेंगे। तो बस यही सार है। ओके मैम, सो थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा पॉडकास्ट था क्योंकि बहुत सारी मतलब जो मिथ थे उनके बारे में हमने बात करी, कुंडली मिलान को जैसे लेके लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ थे, और ये एक मंगल दोष को लेके भी जैसे कि मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा लोग इसके चक्कर में बहुत कुछ गलत भी करते थे। तो काफ़ी सारे मिथ क्लियर हुए एंड थैंक यू सो मच मैम अगेन। आई होप हमारी ऑडियंस के भी आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो डाउट्स थे आप लोगों में वो भी हमने क्लियर करने की कोशिश करी है। एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।